हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। एंड आशा करता हूँ आप सभी बच्चे जो हैं अपने घर पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के थ्रू स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 4 का पार्ट 2 जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक था अगला भारत की प्राचीन विद्यापीठ, जिसमें नालंदा विद्यापीठ यानी तक्षशिला वगैरह हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पटना जिला के अंदर वड़गांव नामक गांव के प्राचीन नालंदा विद्यापीठ जो है वह आई हुई है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा ने नालंदा का बहुत अधिक महत्व है, यानी किसके, बौद्ध और जैन परंपरा में। इन प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था, इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ माना जाता है। 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यह एक विहार बनवाया था। विहार उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। वहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। नालंदा विश्वविद्यालय था। भारतीय संस्कृति का यह एक तीर्थ धाम है। जैन का देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। महान यात्री हु एन शांग भी यहाँ आया था। आज तो इस महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडर ही देखने को मिलते हैं। फिर भी उन खंडरों में घूमते घूमते देश की भव्य संस्कृति की एक झांकी सी देखी जा सकती है। तो बच्चों, आप ये जो फिगर आपने देखा, ये नालंदा विद्यापीठ का है। नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाले विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। ईसा के 5वीं-11वीं सदी के दौरान नालंदा की जो शिक्षा थी वो सर्वोत्तम केंद्र माना जाता था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे। तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालय अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र ह्यूऑन सांग ही सन 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। यानी 657 ग्रंथ जो थे हस्तलिखित, हाथ से लिखे गए ग्रंथ को ह्यूऑन सांग जो है वो चीन ले गया था। 7वीं सदी में ह्यूऑन सांग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे, यानी पढ़ने के लिए। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे। गांवों से प्रत्येक आय से विद्यार्थी को निःशुल्क भोजन एवं वस्त्र दिया जाता था। यहाँ के ग्रंथालय वाला क्षेत्र जो है वो धर्मगंज कहलाता है, यानी जो ग्रंथालय वाला क्षेत्र जो है वो धर्मगंज कहलाता है। ईस्वी सन के 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि विद्या केंद्र के रूप में थी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमें दिया है तक्षशिला विद्यापीठ। वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी में प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। वह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। यह विद्यापीठ में 64 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक भी यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। 10 कथानुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर से इस स्थल का नाम रखा गया था। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। इसके इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसमें वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यही शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल्य के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री प्राणिनी और राजनीतिक कौटिल्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का यहाँ पर केंद्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रहकर ही पढ़ते थे। यहाँ वेद, शास्त्र क्रिया, गज विद्या, उसके बाद धनु विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी, यानी तक्षशिला के अंदर। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात की थी, यानी फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात की थी 5वीं सदी में। अगला दिया है वाराणसी यानी काशी विद्यापीठ। वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी सन 7वीं सदी
ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का सबसे प्रसिद्ध विद्या का केंद्र था। उपनिषद काल से यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि वेदव्यास का आश्रम यही होने का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्वज्ञान को अपने वेदांत के नमन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यहीं से ही प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थलांतरण करना पड़ा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। यानी काशी में सम्राट अशोक के आश्रय में वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्या का धाम बना। यानी किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में। चौथा दिया है वल्लभी विद्यापीठ। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में गुजरात के यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मित्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान रहा है। 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे, जब विद्यार्थी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केंद्र था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रगण्य आचार्य थे। सुदूर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा है कि वल्लभी पूर्व भारत की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था नालंदा से स्पर्धा करती थी, उसकी कंपैरिजन में आते थी। यानी वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। साथ ही 480 से लेकर 775 तक वल्लभी के शासक मैत्रक राजा के विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। यानी वल्लभ के मैत्रक राजा जो थे वो। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे यानी हिंदू थे, फिर भी इस संस्था की सहायता वे करते थे। ईस्वी सन 775 में अरबों यानी अरब से जो आने वाले लोग थे, अरबी से कहा जाता है, अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुआ, जिससे विद्यापीठ बंद हो गई। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजे पर लिखे जाते थे। विद्वान जो थे वह राज्यसभा में अपना पंडित यानी अपनी पढ़ाई की मतलब यहाँ पे दिमाग दिखाकर राजतंत्र में ऊंचे अधिकार प्राप्त करते थे। साथ ही यह प्रसिद्ध विद्यापीठ भी मानी जाती है। वल्लभी ज्ञान की आराधना विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही ये नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व में यह प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते हैं। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह राजाओं और श्रेष्ठियों का द्वारा मिले दान से होता था। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के लिए प्रति प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है। भारतीय विद्यापीठ कला ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली यह विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी थी, जिसमें वल्लभी विद्यापीठ। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है चैप्टर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं और ऐसे ही इस वीडियो को फैलाते रहिए और अपना प्यार जो है हमारे चैनल पे बनाए रखिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के बच्चों जय हिंद जय भारत।